नमस्कार, मैं रविश कुमार। अक्सर आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जो छात्र होमवर्क कर नहीं जाता है वो इसी जुगाड़ में रहता है कि मास्टर की नजर उस पर ना पड़े और जल्दी कक्षा खत्म होने की घंटी बज जाए। लगता है सरकार की भी यही हालत हो गई है। गोदी मीडिया कोशिश तो कर रहा है कि डिबेट का कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि नया हंगामा खड़ा हो, जनता उसमें उलझ जाए, मगर हो नहीं पा रहा है। मैं रोज ये बात इसलिए बताता हूं ताकि आपको सनद रहे कि इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फिर से मुसलमान विरोधी मैसेज की भरमार हो रही है। आईटी सेल का काम है, आपको सांप्रदायिक ताव में लाने की कोशिश हो रही है। नफरत करने के लिए तर्क और तर्क करने के लिए नफरत का सहारा अब मत लीजिए। आपने चंद हफ्ते पहले देखा था कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक दूसरे की मदद में लगे थे और सरकार नदारद थी। इस सांप्रदायिकता से आपको क्या मिला? क्या अपनों की जान बचा पाए आप? अस्पताल में ऑक्सीजन बंद हो गया, जब लोग मरने लगे तो आप उन्हें बचा पाए, सिलेंडर दिला पाए, वेंटिलेटर दिला पाए, अस्पताल मिला। हर परिवार में या उनकी रिश्तेदारी में लोग मरे हैं। आप तो यह भी नहीं जान पा रहे हैं कि कोविड से कितने लोग मरे हैं। दोस्तों जागो, सुख में केवल झूठ है। झूठ के इतने पहरेदार और चौकीदार हैं कि हर झूठ सर पर नाच रहा है। आज के किसी झूठ को कोई तकलीफ नहीं, हर झूठ का ख्याल रखा जा रहा है। मुफ्त राशन दिया जा रहा है, सारे झूठ मिलकर मैं ही चौकीदार का गीत गा रहे हैं। सच के सारे रास्ते बंद हैं, मामूली तर्कों के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। भारत में झूठ की ऐसी अविरल अय्याशी अकल्पनीय भी है, अभूतपूर्व भी है। अ से मेरे शब्द खत्म हो गए, अब न और ज से वाक्य बना रहा हूं। पंचतंत्र में आपने सुना होगा, जब नीयत साफ नहीं होती, नीति अस्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम का अभाव होता है, तब नतीजे में जनता को जान गंवानी पड़ती ही है। लाशों को गायब कर उनकी गिनती कम दिखानी ही पड़ती है। पटना दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट देखी, सुर्खियां चीख रही हैं कि सरकार ने मरने वालों की संख्या 72% छिपाई थी। बिहार सरकार के ऑडिट के बाद कोविड से हुई मौत के मामले में बिहार अब 16वें नंबर से 12वें नंबर पर आ गया है। 8 जून को पूरे बिहार में मरने वालों की संख्या 5424 थी, जिसमें 3951 और जोड़ दिया गया है। इस तरह बिहार में कोविड से मरने वालों की संख्या 9375 हो गई, ये भास्कर ने लिखा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या इससे भी अधिक है और बिहार में 9429 लोगों की कोविड से मौत हुई है। 3 जून को पटना भास्कर के राकेश रंजन, आलोक कुमार और उनकी टीम ने बताया था कि मई के महीने में पटना शहर के 3 शमशानों में ही 1648 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि सरकारी आंकड़ा 446 का है। करीब 73% कम संख्या बताई गई। नई संख्या के हिसाब से पटना में कोविड से मरने वालों की संख्या 2303 हो चुकी है, जो कि पहले 1229 थी। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पटना में मरने वालों की संख्या 5000 तक जा सकती है। सरकार करीब 2300 ही बता रही है। दूर दराज के जिलों को छोड़िए, पटना राजधानी है, यहीं के लोगों से छिपाया गया कि कितने लोग मरे हैं कोविड से। दावे से कोई नहीं कह सकता कि नई संख्या भी सही संख्या है। बिहार के 38 जिलों में मरने वालों की संख्या 72% बढ़ गई है। 7 जून तक कैमूर जिले में 44 लोगों की मौत बताई गई थी, इसे सुधार कर अब 146 कर दिया गया है। 231% संख्या बढ़ी है। इस तरह से हिसाब लगाकर देखिए कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में कितनी संख्या छिपाई गई। सहरसा जिले में 225% संख्या बढ़ी है। बेगूसराय में 7 जून तक कोविड से मरने वालों की संख्या 138 थी, 8 जून को 454 कर दी गई है। मौत जो सरकारी अस्पतालों में हुआ उसी का आंकड़ा रखा गया, जिसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया गया या जो निजी वार्डों में अस्पतालों में जिनका इलाज हुआ और वहां मर गए, उस सब आंकड़ों को जिला प्रशासन और सरकार कलेक्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण
आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। कहीं न कहीं मुआवजा देना पड़े, वह 4 लाख रुपया, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि हम कुछ लोगों को ही मुआवजा दे करके खानापूर्ति करें। ये आंकड़ा तो प्रत्येक दिन अपटूडेट होना चाहिए था, चाहे होम आइसोलेशन में मर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में मर रहे हैं, जो भी कोविड से मर रहे हैं। ये इस बेगूसराय प्रखंड के अंतर्गत ही एक बासदेवपुर चंदपुरा के, वो यहाँ से उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया और कहा गया जो आप घर में जाकर के होम आइसोलेशन रहिए। अब 10 मई को उनकी मृत्यु हो गई और वो उनका जो बच्चा है, लड़का है, वो परेशान हो रहा है हमारे पिता का यहाँ पोर्टल पर नाम दर्ज हो बेगूसराय सदर अस्पताल में, ताकि हमको वो मुआवजे का लाभ मिले। लेकिन अब उसमें इतना प्रक्रिया उलझा दिया गया है, वो कहा जा रहा है चूँकि हमारे यहाँ नहीं मरे हैं इसलिए हम इस पोर्टल पर लोड करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से ये परेशान किया जा रहा है। ये भी जो आंकड़ा है इसमें भी कुछ कमी है, जैसे कि जो निजी अस्पताल हैं उसमें जो मौत हुई है उसका डाटा अभी तक कंपाइल नहीं किया गया है। उसके बाद जिनको कोविड हो गया था और लंबा इलाज चला, बीच में वो निगेटिव उनका आ गया लेकिन बीमार वो थे, आईसीयू में थे, तो उनको इस तरह से दिखाया गया कि वो कोविड से उनकी मृत्यु नहीं हुई, जबकि उनका मुख्य कारण जो था वो कोविड से बीमार पड़े थे और वो उसके बाद अस्पताल में भर्ती थे और उसके कारण उनका मौत हुआ। इसी हिसाब से आप सोचिए कि देश के स्तर पर क्या हुआ होगा। बिहार सरकार को ऑडिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि अदालत लगातार हलफनामा मांग रही है। उन हलफनामों में सरकार का झूठ बिना मेहनत के पकड़ में आ जा रहा था। बक्सर जिले में मरने वालों की संख्या में हास्यास्पद तरीके से अंतर पकड़ा गया। कोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि बक्सर में 1 मार्च से 15 मई के बीच केवल 6 मौतें हुई हैं। पटना के कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 5 से 15 मई के बीच बक्सर के एक शमशान घाट पर 789 लाशें जलाई गईं। इस लेवल के झांसे दिए जा रहे हैं। 17 मई को पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी से पता चलता है कि अदालत का धीरज भी जवाब देने लगा था। दोनों हलफनामों में मौतों के अंतर को देखकर चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि जिस तरह से बक्सर में हुई मौतों के 2 अलग अलग आंकड़ों के हलफनामे कोर्ट के सामने दाखिल किए गए हैं, हम हैरान हैं। कोर्ट को सरकार से सही और प्रमाणिक आंकड़ों की उम्मीद है। अगर कोर्ट ने सक्रियता ना दिखाई होती तो आप इतना भी नहीं जान पाते। कोविड से कितने लोग मरे इसकी सही संख्या भारत के लोग नहीं जानते हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि लोग मरे हैं ये आप जानते हैं, मगर कितने लोग मरे हैं इसकी सही संख्या नहीं जानते हैं। गांव गांव में इसका ऑडिट होना चाहिए, बल्कि गांव के लोगों को टीम बनाकर खुद ही ऑडिट का काम शुरू कर देना चाहिए। इस टीम में हर पक्ष के लोग शामिल किए जाएं, मुखिया को साथ में लिया जाए, घर घर सर्वे हो, फिर एक लिस्ट बने और उस लिस्ट को गांव के बीच में टिन की चादर वाले होर्डिंग पर लिखा जाए। बैनर फ्लेक्स का ना हो, नहीं तो आंधी में फट जाएगा। मरने वालों के नाम और मरने की तारीख लिखी जाए। यह भी लिखा जाए कि मौत अस्पताल के रास्ते में हुई, अस्पताल पहुंचकर बाहर हो गई या अस्पताल में हुई या घर पर हुई। गांव में मरने वालों की कुल संख्या भी लिखी जाए। अगर गांव के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गांव में 2 लोगों को मुआवजा मिलेगा, बाकी लोग कोर्ट कचहरी में जीवन गंवा देंगे और मुआवजे की राजनीति चलती रहेगी। मुआवजा से ज्यादा जरूरी है इस सच को जानना कि कोविड से कितने लोग मरे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों थी, ऑक्सीजन का समय पर इंतजाम क्यों नहीं हुआ, लाखों रुपए क्यों लुटे। सरकारों को पता है कि लोग नाराज हैं। इस नाराजगी को कम करने के लिए भी मुआवजा आ रहा है, वो भी केवल 4 लाख का। 350-400 करोड़ मुआवजा बांटने की तैयारी हो रही है। कायदे से यह राशि किसी के लिए भी 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हम तब भी जान पाएंगे कि भारत में कितने लोग कोविड से मरे हैं? जिनकी मौत कोविड से हुई है और अस्पताल ने कोविड नहीं लिखा है, उनका क्या होगा? यह भी सुनने में आया कि एक जिले का मरीज दूसरे जिले के अस्पताल में मरा तो उसे दोनों जगहों पर नहीं गिना गया। ऐसे कितने मरीज होंगे, इसकी भी अलग से ऑडिट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड के इलाज का खर्चा सरकार देगी। अब सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों ने इलाज के खर्चे के लिए आवेदन किया है, कितने लोगों को सरकार ने पैसे दिए हैं। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उन्हें कोविड था, इलाज कोविड का हुआ। क्या ऐसे लोगों के इलाज का खर्चा सरकार दे रही है?
कोविड से जुड़े सवाल इतने हैं कि उन्हीं का जवाब मांगते और पड़ताल करने में 1 साल समय कम पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि मरने वालों की संख्या हर दिन के हिसाब से दी जाती है। क्या बिहार सरकार ने हर दिन के हिसाब से अपना डेटा सही किया है या टोटल में करीब 4000 और बढ़ा दिया है? इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि संशोधन के नाम पर कहीं फिर से धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं है। मनीष कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की है। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। ये आंकड़े क्यों छिपाए आपने? छिपाए नहीं, बताए। ये हम लोगों ने खुजवाया और हमारी सरकार की मंशा बहुत साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम हर उस परिवार और व्यक्ति की तलाश करें जिसकी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हुई और सरकार के द्वारा जो उनको सहयोग राशि, सहायता राशि 4 लाख रुपए की दी जाती है, हम उस परिवार तक सरकार के उस सहयोग को निश्चित रूप से पहुंचाएं। तो फिर हम लोगों ने निर्णय किया कि सभी जिलाधिकारियों से हर बात की जानकारी ली जाए। ऐसा हाईकोर्ट का भी आदेश था कि आप ऑडिट कराएं। मैं उस विषय में टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं विभागीय विषय ही बता सकता हूं। और ये निर्णय करके सभी जिलाधिकारियों को कहा गया कि आपके जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण जो भी मृत्यु हुई है उसका संस्थागत जानकारी ले लीजिए, जहां जहां भी इलाज हो रहा था, और कोई छूटे नहीं, ये पूरा कोशिश करना चाहिए। इसमें 2 तरह की विसंगतियां हैं। एक तो कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फिगर अभी भी एडजस्ट नहीं किया गया है, और दूसरा जो क्रिमेशन का जो फिगर है और जो आपका एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट का फिगर है, उन दोनों में मिसमैच है। नहीं, देखिए, मैं अभी भी कल भी जब हमारे विभाग के प्रधान सचिव ने सारे विषयों की जानकारी दी तो हम लोगों ने ये कहा है कि यदि अभी भी किसी को दावा है या लगता है कि हमारे परिवार का किसी का छूट गया जिसका पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है और कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार है, वो दावा करेंगे तो मुख्यालय के स्तर पे हम उस पर निर्णय करेंगे। नहीं, लेकिन जो फिगर मिसमैच है, जो क्रिमेशन का फिगर है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट का फिगर है। देखिए, क्रिमिनेशन तो होता है तो बहुत सारे कारणों से, मृत्यु तो सामान्य रूप से भी होते हैं, मृत्यु प्राकृतिक रूप से भी होता है, मृत्यु अन्य बीमारियों से भी होता है, मृत्यु के कई कारण होते हैं। तो कुल जो क्रिमिनेशन है वो कुल का कुल केस कोरोना है ऐसा तो होगा नहीं, हो भी नहीं सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 3,59,676 बताई गई है। अगर हम देश के आंकड़ों में बिहार के नए आंकड़ों के हिसाब से इसमें 72% बढ़ाकर जोड़ दें तो भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,18,642 हो जाती है। अब भी आप दावे से नहीं कह सकते कि बिहार ने सही संख्या बताई है। बीएमसी हर महीने मुंबई की मरने वालों की संख्या में संशोधन करती है और नई संख्या बताती है। इसमें नया कुछ नहीं। बैकलॉग में डेटा देने से मरने वालों की सही संख्या का अंदाजा मिलता हो, यह बात पूरी तरह ठीक नहीं है। तब भी सवाल है, इसलिए इस सवाल को बार बार पूछते रहना होगा कि भारत सरकार कोविड के दौरान हुई मौतों की सही संख्या कब बताएगी, इसका पारदर्शी ऑडिट कब होगा, सरकार कब तक इस सवाल से दाएं बाएं होती रहेगी। पेरू जैसे देश ने जनता के सवाल करने पर मरने वालों की संख्या की जांच कराई और संख्या डबल कर दी गई। भारत में कांग्रेस शासित राज्यों ने भी ऐलान तो किया है, लेकिन देखना होगा कि वे कितनी ईमानदारी से आंकड़ा सामने रखते हैं और कब तक रखते हैं, कितनी पारदर्शिता से रखते हैं। 11 जून की अपनी रिपोर्ट में दैनिक भास्कर के चेतन पुरोहित ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का रिकॉर्ड खंगालकर पोल खोल दी है। चेतन ने 10 अप्रैल से 9 मई के बीच मरने वालों का डेटा लिया है, उनका अध्ययन किया है और देखा है कि अहमदाबाद के सिविल कोविड अस्पताल में 3,416 मौतें हुई हैं, जबकि इस दौरान सरकारी संख्या केवल 698 बताई गई है और पूरे गुजरात में 3,578। सोचिए किस लेवल पर मरने वालों का डेटा छिपाया गया है। एक अस्पताल में 30 दिनों में 3,416 लोगों की मौत हुई है और पूरे राज्य का जो डेटा है वो इसके बराबर है। क्या यह डरावना नहीं है? हमारी आंखों के सामने नदियों में लाशें बहती मिली हैं,
सरकार के झूठ को उजागर करने के लिए लाशों को ही बाहर आना पड़ा, लेकिन परंपरा के नाम पर बातों में उलझाकर सरकार बच निकली। संख्या पर पर्दा डाल दिया गया है। उन 2.5 महीनों के सच से पर्दा उठाने के लिए रिपोर्टरों को बहती लाशों को गिनना पड़ा, तो शमशान में जाकर जलते शवों को गिनना पड़ा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। आप खुद से पूछें, क्या आप मरने वालों की संख्या को लेकर सरकारी आंकड़ों पर यकीन करते हैं? उस आंकड़े पर यकीन करते हैं जिसे सरकार हर दिन गंभीरता से जारी करती है। बिहार ने मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 9,000 से अधिक कर दी है। इसके बाद भी खामोशी है, कोई श्रेय भी नहीं ले रहा है। कम से कम सरकार शमशान में अंतिम संस्कार करने वालों की ही एक बैठक बुला ले विज्ञान भवन में, उन्हीं की आंख में आंख डालकर कह दे कि उनका आंकड़ा झूठा है, सरकार का सही है। शमशान का आंकड़ा झूठा है, या वो झूठ है जो समाज को अपराध बोध से भर देगा कि वह बोल नहीं सका कि मरने वालों की संख्या सही क्यों नहीं बताई गई। एक नागरिक की हैसियत क्या रह गई इस देश में? 9 जून को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मरने वालों की संख्या का ऑडिट हो और 21 जून तक रिपोर्ट दी जाए। वहां के सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अस्पताल 24 घंटे के अंदर सभी मौतों की जानकारी सरकार को देने के लिए बाध्य थे, मगर कई दिनों के बाद दे रहे थे। पिछले साल 17 अक्टूबर को अस्पतालों ने 89 बैकलॉग डेथ दिखाई, यानी पिछली तारीख में हुई मौतों की जानकारी दी। इस साल कोविड की दूसरी लहर के बाद 9 मई को 29 बैकलॉग डेथ दिखाई गई, 14 मई को 65, 17 मई को 87 बैकलॉग डेथ दिखाई गई। 17 मई से हर रोज अस्पताल बैकलॉग डेथ दिखा रहे हैं। 8 जून को 53 बैकलॉग डेथ की जानकारी दी गई है। क्या हमें इन्हें छिपाई हुई मौत नहीं कह देना चाहिए? कहते हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, और उस सत्य को अस्पताल और सरकार कैसे सुविधा के साथ छुपा रहे हैं। उत्तराखंड में कुल मिलाकर अस्पतालों ने 8 जून तक 868 बैकलॉग डेथ दिखाई है। अस्पताल ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या उन पर सरकार का दबाव है? ये मौतें अब तक क्यों छुपाई गईं? क्या मौतें इतनी ही हैं या फिर इससे कहीं ज्यादा, जिन्हें एक साथ बताने के बजाय ऐसे ही किश्तों में धीरे धीरे बताया जाता रहेगा, ताकि लोगों को झटका ना लगे और वो सरकार पर एकदम से बड़े सवाल ना करने लगे। कोविड के इस दौर में पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड के लिए मृत्यु दर और बैकलॉग डेथ का सैलाब सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। 2.04% के साथ में राष्ट्रीय सूची में उत्तराखंड पंजाब के बाद में दूसरे स्थान पर है, और इस गंभीर स्थिति को और विकट बनाता हुआ यह पूरा बैकलॉग डेथ का सिलसिला है, जिसकी शुरुआत महाकुंभ की समाप्ति के 2 सप्ताह बाद हुई थी। 14 मई को हरिद्वार स्थित बाबा बर्फानी अस्पताल ने जब 65 बैकलॉग डेथ्स को रिपोर्ट किया, तो शासन प्रशासन ने एक बड़ा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए प्रदेश के सभी अस्पतालों को यह चेतावनी दी थी कि आपको 24 घंटे के भीतर कोई भी जो डेथ है उसको आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं इतने समय से ये निरंतर ये सिलसिला जारी है। तो ये सवाल उठना अपने आप में लाजमी है कि अस्पताल ऐसा क्या कारण है कि वो डेथ की जानकारी समय पर नहीं दे रहे हैं या किश्तों में दे रहे हैं, या क्या राज्य सरकार स्वयं चाहती है कि अस्पताल जो हैं इस किस्म की जानकारी ना दें। इसके अलावा प्रदेश में जो भी मृत्यु के आंकड़े हैं, मृत्यु दर के आंकड़े हैं, उन्हें हम किसी भी तरीके से फाइनल आंकड़े इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि प्रदेश के विशेष तौर पर पर्वतीय जिलों में जो मृत्यु हुई हैं, चूंकि वहां पर टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा अभाव है, वहां पर बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो होम आइसोलेशन में थे, इसके अलावा वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो किसी भी तरीके से इन आंकड़ों को फाइनल नहीं माना जा सकता। अब यही उम्मीद एक बची है कि कल यानी 9 जून को माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को ये कहा है कि आप जो कोविड डेथ है उनके ऊपर एक डेथ ऑडिट रिपोर्ट 21 जून तक उसको साझा कीजिए। प्रधानमंत्री ने मरने वालों की संख्या को लेकर एक शब्द नहीं कहा है। भारत का इतिहास दर्ज कर रहा है। अगर अकल्पनीय और अभूतपूर्व कुछ है तो अपने नागरिकों की मौत की संख्या देशवासियों से छिपा लेना। 15 मई को प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान जारी हुआ था, संख्या अधिक है तो अधिक बताई जाए, तो फिर बताई क्यों नहीं जा रही है? किस चीज की संख्या बताई जाए, प्रधानमंत्री के उस बयान में स्पष्ट नहीं था।
कर्नाटक भी मरने वालों की संख्या में 4000 जोड़ने जा रहा है। इसे भी बैकलॉग बताया जा रहा है। इस पर रुककर सोचने की जरूरत है। कहीं संख्या को लेकर उठते सवालों पर कोई नया पर्दा तो नहीं डाला जा रहा है कि बैकलॉग से डेटा सुधार कर दिया जाए और बता दिया जाए कि हमने कुछ सुधार तो किया। सवाल वही है कि क्या हम अब भी सही संख्या जानते हैं, जान पाएंगे बिहार में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। 1 मई से 8 जून के बीच कर्नाटक सरकार कोविड से हुई मौतों के जो आंकड़े देती रही, उनमें 4675 ऐसी थी जो पहले हो चुकी थी। इनके बारे में बाद में पता चला और इनको रोजाना की मौतों में शामिल कर लिया गया। The delay might be there because of the communication or the information. कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हुआ, हम क्यों छुपाएंगे? मौत की वजह हर जगह लिखी होती है। यहाँ मृत्यु दर ज्यादा थी, वो भी हमने नहीं छुपाई। It is more than national average. But we are not trying to, cover up anything. यानी कोविड को लेकर कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा था कि किसी भी दिन की सही तस्वीर नहीं मिली। 1 जून को 464 मौतों की रिपोर्ट हुई। अब सरकार मान रही है कि इनमें से 246 1 जून से पहले की थी। उस दिन 218 मौतें ही हुई थी। इसी तरह 2 जून को 463 मौतें दर्ज हुई, जिनमें से 222 मौतें पहले की थी। 3 जून को 514 मौतों की बात आई, जिनमें से 239 लोगों की मौत पहले हुई थी। यानी इससे पहले या बाद भी जो आंकड़े आते रहे होंगे, उनसे ये पता करना मुश्किल है कि वाकई किसी खास दिन कितने लोगों की मौत हुई थी। सरकार का दावा है कि वो कुछ छुपा नहीं रही, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार कुछ बता भी नहीं रही। महामारी शुरू हुए 1.25 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह के जरूरी बदलाव होने चाहिए, न तो वो दिख रहे हैं और न ही सरकार के काम करने के तौर तरीकों में कोई फर्क। ऐसे में असमंजस आंकड़ों को लेकर भी है और इस महामारी का सामना कैसे करें, इसे लेकर भी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। 7 जून को केंद्र सरकार ने बताया कि भारत में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 28,252 है। कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बताया कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में 4-5 मरीजों के लिए दवा 2 दिनों से नहीं है। पीएमसीएच में भी उपकरण नहीं है ऑपरेशन करने के। यही नहीं, एनएमसीएच में भी ब्लैक फंगस के ऑपरेशन करने के लिए जरूरी उपकरण नहीं है। इस मशीन को माइक्रोडेब्राइडर कहते हैं। इसी के जरिए फंगस को हटाया जाता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में 3 माइक्रोडेब्राइडर हैं, लेकिन तीनों खराब हैं। इसके बिना ब्लैक फंगस की सर्जरी नहीं हो सकती है और सर्जरी के बिना इलाज का कोई मतलब नहीं है। कई साल पहले इन उपकरणों की सप्लाई हुई थी, जो अब खराब हो चुके हैं। टेंडर निकला था, लेकिन कंपनी को उपकरण देने में अभी कई दिनों की देरी लग सकती है। तब तक यहां इलाज के नाम पर भगवान को याद कर रहे मरीजों का क्या होगा? यही नहीं, सर्जरी के लिए जरूरी उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा भी नहीं है, लाइट तक नहीं है। कोविड के कारण अस्पताल के पास फंड तो आ गया है, मगर उपकरण नहीं आया है। ऑपरेशन में हम लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम लोगों ने करीब 42 से 43 लाख ऑर्डर कर दिया है। हो सकता है 1 से 2 दिन में सामान आ जाएगी। कुछ थोड़े बहुत सामान की कमी है। क्या यह अकल्पनीय नहीं है? क्या यह अभूतपूर्व नहीं है? ब्लैक फंगस में मरीज की जान बचाने के लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है और पटना के 2 बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करने के उपकरण नहीं है। मरीजों और उनके परिजन पर क्या बीत रही होगी, सोच लीजिए। यहां काम करने वाले डॉक्टरों की हताशा समझिए। वो क्या कर सकते हैं? लाखों रुपए के ये उपकरण अपनी जेब से नहीं खरीद सकते। हमारे 10 पेशेंट हैं जो पे करने के लिए तैयार थे, तो उनको हम लोग दे रहे हैं। अब कल आज वेडनेसडे, मंडे तक हम लोगों को रेगुलर मिलता रहा। सभी पेशेंट 10 को मिला। कल हमारे पास में सिर्फ 2 से 4 पेशेंट को मिला, बाकी को नहीं मिला। आज हमें बताया गया है
कि आज मिलेगा और सभी पेशेंट के लिए मिलेगा। तो इट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर। ये एरेटिक सप्लाई का इम्पैक्ट क्या होता है पेशेंट्स के ऊपर? नहीं, वो सर्जरी सिर्फ करने से तो नहीं काम चलेगा, जब तक कि उस वायरस फंगस को हम लोग ट्रीट करें, उसे ख़त्म नहीं करेंगे। नहीं तो एक भी थोड़ा सा बचा रहेगा तो फिर शुरू होगा। ये ब्लड फंक्शन हो गया तो इसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोलने को बोल रहा, तो यहाँ से 7 दिन भर्ती, यहाँ 7 दिनों के बाद भर्ती करने के बाद बोला कि ले जाओ एम्स में, तो एम्स में लेंगे, तो एम्स वाला नहीं लिया, बोला कि बेड खाली नहीं। फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लेंगे, तो इंदिरा गांधी में भी नहीं लिया, तो वहाँ से फिर यहाँ कर दिया रेफर, यानी 3-4 हॉस्पिटल हैं, सब में गए फिर यहाँ कर दिया। और यहाँ डॉक्टर कह रहा है इसको जल्दी ऑपरेशन करना, तो आँख खराब हो जाएगा। तो यहाँ सुविधा नहीं है PMCH में इसका ऑपरेशन का। बताइए, इतना को बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन करे कोई सुविधा नहीं, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? प्राइवेट में जाएंगे? नहीं, प्राइवेट में क्षमता नहीं है हमको करवाने का, प्राइवेट को उतना आती नहीं है मेरा। विश्व गुरु लेवल का देश दवा नहीं दे पा रहा है, सर्जरी के लिए उपकरण नहीं दे पा रहा है, सवाल पूछो तो जवाब में झूठ दिया जाता है। 24 मई को भारत सरकार ने कहा था लाखों वायल का आयात हो रहा है, देश में उत्पादन हो रहा है। इसके बाद भी इस दवा की इतनी कमी है कि मिल नहीं रही है और परिवार वाले परेशान हैं। यशस्विनी ने ट्वीट किया है कि तिरुपति में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन की जरूरत है, अर्जेंट है, चेन्नई में कोई मदद कर सकता है क्या? शुभेंदु ने 17 साल के वी पेरेंट कृष्णा के लिए ट्वीट किया है। विशाखापट्टनम के अस्पताल में 28 दिनों के लिए ब्लैक फंगस के 140 इंजेक्शन चाहिए। देहरादून में प्रियंका को अपने चाचा के लिए 60 इंजेक्शन चाहिए। वो इतने बीमार हैं कि दूसरे अस्पताल में नहीं ले जा सकते, मुश्किल काम है, इसलिए देहरादून के आसपास ही इस दवा की उपलब्धता की तलाश कर रही हैं। ये सारे मैसेज आजकल के हैं। आप प्रियंका, शुभेंदु और यशस्विनी के संघर्ष को समझिए। क्या आपको लगता है कि इस वक्त इससे भी बड़ा कोई दूसरा मुद्दा हो सकता है? ब्लैक फंगस के मरीज को हम दवा नहीं दे पा रहे हैं, केवल राष्ट्र के नाम संदेश दिए जा रहे हैं। यह हमारा 23वां एपिसोड है 10 मई से। तब भी उन 2.5 महीनों की और उसके बाद के हम सारे पहलुओं तक नहीं पहुंच सके। सोचिए, एक न्यूज चैनल स्पीड न्यूज और डिबेट से आपके दर्शक होने के विवेक और उसकी क्षमता को कैसे खत्म करता है, फिनिश कर देता है। यह बात भी मुझी को बतानी पड़ती है। जब आप दर्शक के रूप में ही नहीं बचेंगे तो नागरिक के रूप में कैसे बच जाएंगे? जयपुर के एक नागरिक मनीष की व्यथा बताता हूं। वो कैमरे पर नहीं आ सके। जयपुर के मनीष की कहानी को कैसे दर्ज करें, यह भी एक चुनौती है। उनके एक भाई की कोविड से मौत हो चुकी है, दूसरे भाई को ब्लैक फंगस हो गया है। मनीष ने बताया कि 29 मई को अपने भाई को लेकर जयपुर के SM मेडिकल कॉलेज गए। वहां एडमिट करने से मना कर दिया गया। कहा गया कि अगले दिन सुबह आइए जब ब्लैक फंगस की OPD शुरू होगी। मनीष अपने भाई को लेकर अगले दिन फिर गए। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, इंटर्न था। पूरा दिन टेस्ट करने में निकल गया और इलाज भी शुरू नहीं हुआ। फंगस तब तक आंखों में पहुंच चुका था। उसके बाद वहां से एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, तब तक और देर हो गई। फंगस ब्रेन और जबड़े में पहुंच गया। एक आंख निकालनी पड़ी है। 20 लाख खर्च हो चुके हैं। भाई की उम्र 33 साल है। जब 12 इंजेक्शन की जरूरत होती है, मिलता है 6, वो भी हर दिन नहीं मिलता है। तो प्राइवेट में लाए तो यहाँ इन्होंने एडमिट तो कर लिया, लेकिन वही आप समझते हैं ना प्राइवेट का क्या होता है, कितना खर्चा, और बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है। वो बंदा मतलब कर ही नहीं पाए, है ना। फिर इंजेक्शन का था स्टार्टिंग में, तो 1-2 दिन तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, मिले नहीं, एक मिला, कभी 2 मिले। CMHO से भी एक इंजेक्शन आता रहा या 2 आते रहे। तो चाहिए होती है इसमें 6 इंजेक्शन मिनिमम एक दिन के लगने होते हैं, और 60 से 80 इंजेक्शन इन्होंने बोला था डॉक्टर साहब ने। 2 दिन तो बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रही। फिर तीसरे दिन से जब इनके पास स्टॉक आ गया तो 1 दिन का गैप बीच में फिर आ गया, फिर 1 दिन का गैप बीच में फिर आ गया। कभी 3 मिलते, कभी 4 मिलते। मैम ऑलमोस्ट ये 20 लाख तक जाएगा मैम, जो कि मुझे पता है मैं कैसे कर्जा वर्जा लेके कुछ ना कुछ करूंगा। जितनी सेविंग थी वो तो मैंने लगा दी, आते ही 2 दिन में लग गए इतने पैसे। तो 15 से 20 लाख के बीच में खर्चा आएगा मैम। ये 3 तो सर्जरी हो गई, 2 हो चुकी हैं, एक अभी ब्रेन का बता रही है कि अभी होगी। आप उस परिवार की व्यथा को समझिए। दवा नहीं है इस देश में, 20 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं। कहां से कोई पैसा देगा? सरकार क्यों नहीं ऐसे मरीजों की मदद करती है? ना वो दवा दे पा रही है और ना पैसा दे पा रही है। आप ब्रेक ले लीजिए।
मेरठ से मरियम और श्रीनिवासन जैन की यह रिपोर्ट है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया। इस दौरान शहरी इलाकों में लॉकडाउन की वजह से काफी फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो गईं, कई अन्य कारोबार भी ठप हुए। नतीजा लाखों लोगों का रोजगार खत्म। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 मई को खत्म हुए हफ्ते में शहरी बेरोजगारी बढ़कर करीब 18% पर पहुंच गई, जो 2 मई को करीब 10% पर थी, जबकि ग्रामीण इलाकों की बेरोजगारी में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बड़े शहरों में काम धंधे बंद होने के बाद लाखों लोग अपने गांव कस्बों को लौट गए और वहां जो भी काम मिला करने लगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों को अधिकतर मजबूरी में वो काम करने पड़ रहे हैं जिनमें उनकी कुशलता भी नहीं है। ये जी काजमाबाद गुन। काजमाबाद गुन। अच्छा, ये क्या मेरठ जिले में पड़ता है? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे बेरोजगारी की कितनी, मतलब आप सब बता रहे थे जी, आप सब की नौकरियाँ? हाँ जी, हमारी नौकरियाँ छूट गई हैं। छूट गई हैं लॉकडाउन की वजह से। टीवी कैमरा देखते ही मेरठ के इस गांव में भीड़ जुट गई। हर किसी के पास या तो कारखाना बंद होने की कहानी है या फिर नौकरी से निकाल दिए जाने की। आप कहाँ काम करते थे? नोएडा सेक्टर 63 में। कहाँ पे, कौन सी कंपनी में? एक्सपोर्ट कंपनी थी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ मैं वो था डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर थे? जी सर। और कब से आपकी नौकरी चली गई? सर पिछले लॉकडाउन से चली गई। अभी तक लॉकडाउन? हाँ, अभी तक नहीं है खुली है? नहीं नहीं नहीं। और कितनी कमाई थी आपकी? मेरी 14,600 सैलरी थी सर। ओवर टाइम लग के 16,000 के समथिंग में पड़ जाती थी। अच्छा। आपके साथ कितने लोगों का छूटा होगा? काफी लोगों का छोटा था, मैक्सिमम 50-60 लोग छोटा था हमारे। वो नोएडा भी थे, बिहार के भी थे कुछ, हम यहाँ के थे, हम यहाँ पे आ गए अपने गांव में। आप बताइए वैसे आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, आप कहाँ थे, आपकी जॉब कहाँ थी? मेरी थी राजनगर। वो कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद। अच्छा, क्या करते थे आप? लीडर थी, मैं ऑपरेटर था मशीन का। ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। और आपकी नौकरी? जब लॉकडाउन लगा ना आपको। पहला वाला दूसरा? अब का दूसरे वाला। अब वाले में? हाँ। कितने कब से जॉब? जो 3 महीने। 3 महीने। यहाँ हमारी मुलाकात छोटे कारोबारियों से भी हुई जिन पर लॉकडाउन की बुरी मार पड़ी है। कॉस्मेटिक की शॉप थी जी मेरी। कहाँ? इंदिरापुरम गाजियाबाद। अच्छा, तो वहाँ पे जो है लॉकडाउन की वजह से वो सब बंद करना पड़ा। अच्छा। आपके कितने दुकान थे? 2 दुकान थी, एक गाजियाबाद गौर सिटी में है, वो बंद ही करनी पड़ी। रेंट नहीं निकल पा रहा था, कस्टमर नहीं थे इस वजह से। और दूसरी जो है वो तो लॉक लगा हुआ है, उसका रेंट भी दिया जा रहा है लेकिन दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। एक दलित बस्ती में हमें कई लोग मिले। ये बस्ती ऐसे गांव में है जहां बड़ी तादाद में जमीन मालिक जाट किसान हैं। इनमें से कई शहरों से लौटे कुशल कामगार हैं जो अब मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। पहले जो कमाई थी उसके मुकाबले बहुत ही कम कमा पा रहे हैं। गुजारा कैसे हो पा रहा है? बस जी मजदूरी कर रहे हैं खेतों में। किसानों के बड़े बड़े जो कास्ट होती है हमारे यहाँ पे जाट हैं। हाँ। उनके यहाँ पे खेती करते हैं, उनके यहाँ पे जब अपने गुजारे चल रहे हैं। राशन भी, हमारा तो राशन भी नहीं मिलता। कोविड की वजह से इलाज के बढ़े खर्च ने इनका तनाव और बढ़ा दिया है। तो आप लोग 14, 15, 12 हजार कमा रहे थे, उसमें से 3-4 हजार में कम हो रहा है, तो घर कैसे चला रहे हैं? घर कैसे चला रहे हैं? बस जी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक टाइम खान सब्जी बन जाती है, 2 टाइम की खाते हैं, ऐसे चल रहा है। और आप बता रहे थे 1 सेकंड कि आपके बेटे कौन फैमिली में बीमार हैं? फैमिली में लड़का अभी इसका वो करवा के आया हूँ, MRI। आप ही का बेटा है? जी जी सर। क्या वजह से MRI करानी पड़ी? इसको बुखार हो गया था, सिर में अटैक हो गया था। MRI का कितना खर्चा पड़ा आपको? MRI 6,000 में हुई है। 6,000 जी। यानी कि आपके 1 महीने का भी का जो आपका आमदनी है उससे भी ज्यादा। सर कर्जा वर्जा होकर सब काम हो रहा है। किससे आपने कर्जा लिया? रिश्तेदारी में से लिया है फिलहाल अभी तो। 5 किलो गेहूं या चावल। पहली लहर के दौरान राशन से मिलने वाले अनाज के अलावा सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने का ऐलान किया था, साथ ही 1 किलो दाल भी। सरकार ने कहा ना कि इस बार राशन जो गरीबों के लिए
राशन की वो बढ़ा दी है। बढ़ा दिया है। हमारे पे सर सारा प्रूफ है, सारों के आधार कार्ड हैं, जब भी हमारे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। और आप कह रहे थे राशन में ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं। नहीं, वो चावल या अनाज मिलता है और नहीं मिलता, और वो भी सबको नहीं मिलता। आप बता रहे थे आपका राशन कार्ड का? सर जी हम फैमिली में 3 मेंबर हैं और हमारा राशन कार्ड था वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल, हमें कोई राशन नहीं मिलता है। क्यों खत्म कर दिया? पता नहीं सर, सर पता नहीं उनको ऊपर जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। अच्छा, तो कब तक आपको मतलब कब कटा, कब तक आपको मिल रहा था राशन? सर हमें तो पिछले लॉकडाउन से ही नहीं मिला ही नहीं, राशन कार्ड ही खत्म हो गया हमारा। कार्ड कब खत्म हुआ? 1 साल हो गया। खरीदारी भी कम की है। बिल्कुल खरीदारी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाँ, एक दिन तो की भी खरीदारी कुछ नहीं, बस ये मतलब एक रोटी मिल जा, रुक्की सुक्की पर मिल जा। खाने में क्या बदलाव आया, लोग क्या खा रहे हैं आजकल? खाने में ये बदलाव आया है जी, एक टाइम तो चटनी लाल मिर्ची की चटनी से खाते हैं जी, और एक टाइम 4 आलू बनाए जी सब्जी में पानी से, और वो खा लिया जी। तो कब तक ये चल जाएगा? जैसे अभी तो चली जाएगा ये 20-25 दिन तो चली जाएगा, क्योंकि 3 ही आदमी है घर में, ज़्यादा नहीं है। 3 ही आदमी है, ज़्यादा नहीं है। 3 आदमी है तो ज़्यादा चल जाएगा। आपका कुछ जमीन है, खेती नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन वगैरह नहीं है, जो है सब ये मकान वगैरह से भी है, और कुछ नहीं। जो है यही है। यही है हमारा कुछ नहीं। आप ये माता जी हैं? हाँ, ये माता जी हैं। हाँ तो यही है जो भी कुछ। क्या आजकल माता जी क्या मतलब खाना क्या बना रही हैं? पैसे हैं मतलब खाना वैसे ही आ रहा है या कम हो गया है? बस खाना कम का, जब कमाई इनकी इतनी है भैया, कमाने वाले जब कोई हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं, तो खाने को तो जब ही आओ, अपना जैसा मिल रहा वैसा टाइम काट रहे हैं अपना। तो क्या 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 बनाते हैं खाने में आजकल? खाने में वही आलू है, दाल है, यही सब्जी है, और सब्जी क्या है कुछ नहीं गाँव में। मेरठ से मरियम अलवी के साथ श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।